हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीमिंग नॉलेज। देखिए, आज हम मोल कंसेप्ट का पार्ट 4 करने वाले हैं और किसी कारणवश जो सर हैं वो आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जैसा सर ने आपके साथ कमिटमेंट किए थे उसी के अनुसार हम काम करेंगे। डेली आपको वीडियो वैसे ही मिलती रहेंगी और क्वेश्चंस एंड नोट्स सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, जो लास्ट वीडियोस किए थे उसमें हमने मोलैलिटी, एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, सब बेसिक कंसेप्ट जो थे वो कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं एम्पेरिकल फार्मूला से। तो पहली चीज़ कि एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किस चीज़ को? होल नंबर रेशियो को, जो कि एटम्स का होता है और कंपाउंड में वो एटम्स होते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया कि एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। लेकिन वहीं पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं जो कि किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। तो याद रखना है कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? एग्जैक्ट नंबर हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो देखिए, जो बेंजीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके एम्पेरिकल फार्मूला की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास आएगा C1H1। तो C1H1 जो है वो क्या है? इसका एम्पेरिकल फार्मूला। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ग्लूकोज C6H12O6, और इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा? आपने इसको क्या किया? डिवाइड किया 6 से। मतलब आपको क्या करना है? ऐसा नंबर लेना है ताकि जो कार्बन या H या O के साथ जो नंबर ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं वो मिनिमम आ जाए। ठीक है, तो मिनिमम कब आएंगे? जब आप 6 से डिवाइड करोगे। तो कितना आ गया? C1H2O1, राइट। जब आपने 6 से डिवाइड किया, या फिर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तुम्हें क्या करना है कि आपके पास C1H1 है लेकिन आपको उसको बेंजीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मींस आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है लेकिन आपको क्या करना है? उसको बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 इसका क्या आ गया? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ गया। ठीक है, दूसरा समझिए, यहाँ पर ग्लूकोज में हमने क्या बोल दिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को आपको 6 से डिवाइड करना है, तब जाके आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला आएगा। या आपसे क्या बोला जा सकता है? दूसरी चीज कि भाई आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला C1H2O1 है, आपको इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आपके पास क्या आ जाए? ग्लूकोज आ जाए। ठीक है, तो आसान है। तो आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपके पास ग्लूकोज आ जाएगा। तो जो 6 से हमने मल्टीप्लाई किया, 6 हमारे पास क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल वाटर। तो वाटर में आपको पता है O भी अपना 1 की स्टेट में, यहाँ पर H2, यहाँ पर 2 एटम्स है, 1 ऑक्सीजन का 1 एटम, इससे कम नीचे जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बराबर है। यहाँ पर भी NH3 दोनों में बराबर है। C4H8, इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो C4H8 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। वहीं पर CH2 जो है वो उसका क्या हो गया? एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है? एसिटिक एसिड है, CH3COOH। इसको आप क्या लिख सकते हो? देखिए, कार्बन 2 है यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है एंड ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो आप क्या करिए? 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा? C1H2O1। तो हमने यहाँ पर क्या बोल दिया कि अगर हमें C1H2O1 जो कि एम्पेरिकल फार्मूला है उसको कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उल्टा 2 से इंटू कर दो, राइट। तो जहां पर 2 हो गया उसको हम क्या बोल देंगे? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए यहीं पर यही बात लिखी हुई है कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है। तो मैं आपको समझा चुकी हूं कि क्या होता है वो। साथ ही साथ और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो देखिए कैसे होगा। देखिए, C1H2O1, राइट, इसको आपने क्या किया? कितने से इंटू किया? 2 से इंटू किया, तब जाके आपके पास क्या आया था? एसिटिक एसिड आया था। और इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? ऑब्वियसली C1H2O1 ही होगा। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली n मीन्स 2 आ जाएगा। मतलब आपको क्या करना पड़ रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला से डिवाइड करना पड़ रहा है, उसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर n आ रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते हो? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड कर सकते हो एम्पेरिकल फार्मूला मास से।
ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को आप एम्पिरिकल फार्मूला मास से भी डिवाइड कर सकते हैं, तब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात है कि हम एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप और को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास कोई और आया, सपोज करो कोई और आया, ठीक है, आपने सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा 10 तक और ठीक, और क्या होता है। देखिए जब और आया तो और के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो एक्चुअली एम्पिरिकल फार्मूला हमें हेल्प करता है ये चीज़ फाइंड आउट करने में कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर आयरन कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, या फिर उनकी रेशियो क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है। समझ रहे हो बात। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन में हमेशा आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स गिवन होंगे, पहली चीज लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। दूसरी चीज क्या प्रेजेंट होगी क्वेश्चन में, या तो इनका रेशियो होगा या फिर इनकी परसेंटेज अबंडेंस होगी। क्या बोला मैंने, इन एलिमेंट का या फिर रेशियो होगा या फिर परसेंटेज अबंडेंस होगा, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखिए आपको डरना नहीं है कि आपने देखा रेशियो है, भाई कैसे करना, कोई बात नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो या फिर रेशियो होगा या फिर अबंडेंस होगा, तो दोनों ही केसेस में आपको सेम तरीके से करना है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल से समझाऊं, देखिए 20% सपोज करिए कार्बन है आपके पास, 40% आपके पास हाइड्रोजन है, उसके बाद 20% अगेन आपके पास ऑक्सीजन है और 20% आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है। तो परसेंटेज के फॉर्म में आ गया, लेकिन आप इसको रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, 2 4 2 2, समझ रहे हो बात, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, बात तो बराबर ही है। तो मतलब रेशियो में भी क्वेश्चन आ सकता है, अबंडेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज कि जब भी क्वेश्चन आएगा या रेशियो या अबंडेंस जो होगा उसका टोटल जो होगा वो 100 या फिर 1 होगा। मतलब अगर रेशियो होगा तो टोटल करके आपका जो भी है डिपेंड करता है वो, ठीक है, टोटल के बराबर होगा। और दूसरे अगर हम बात करते हैं परसेंटेज, मतलब अगर परसेंटेज गिवन होगी तो हमेशा जो परसेंटेज होगी वो 100 होगी। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखिए जो और है, अगर आपके पास कोई और है उसके अंदर सिर्फ कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर आयरन है, तो ऑब्वियसली यार और के अंदर और तो कुछ नहीं है ना, बस ये 4 ही चीजें हैं। तो जो इन 4 चीजों का परसेंटेज होगा लाइक 20 40, उनका सम हमेशा क्या होगा, उनका सम हमेशा 100 होगा, मतलब कंप्लीट और होगा, यही मतलब हुआ ना। तो हमेशा जो परसेंटेज अबंडेंस होगा उसका सम करने के बाद टोटल 100 आएगा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए अगली चीज आपको क्या करनी है, आपको इनका एटॉमिक मास लिख लेना है। लाइक 12 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 16 हो गया, इसका 14 हो गया। मीन्स कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 एंड नाइट्रोजन का 14, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, क्वेश्चन में क्या क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे, रेशियो या फिर परसेंटेज अबंडेंस होगा, बाकी चीजें आपको खुद से करनी है, ठीक है। 2 चीजें आपके पास गिवन होंगी। अब जो इसमें 4th स्टेप है वो आपको क्या करना है, परसेंटेज को, मतलब परसेंटेज अबंडेंस को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, ठीक है। मतलब x डिवाइडेड बाय 12 या y डिवाइडेड बाय 1, z डिवाइडेड बाय 16 एंड w डिवाइडेड बाय 14, ठीक है, सबको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटा नंबर आएगा इन सब में, उसे हमें ले लेना है। इसमें मैंने y1 को स्मॉलेस्ट एज्यूम कर लिया, वैसे स्मॉलेस्ट ये वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा डोमिनेटर जो है वो 16 है, बट स्टिल हम इसको कंसीडर कर रहे हैं ताकि हमें आगे लिखने में आसानी हो जाए। तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पर कि हमें जो है इसमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है एज्यूम करना है, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। तो हमने इसमें क्या कर लिया, ये वाला स्मॉलेस्ट नंबर जो है ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, तो क्या करना है कि जो ये वैल्यू आई होगी ना परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास की, क्या बोला मैंने, जो ये वैल्यू आई होगी उस वैल्यू को उस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देना है सबको, ठीक है। मतलब जो ये वैल्यू आई, ये वैल्यू जो आई
यहाँ वाली वैल्यू V1, V2, V3, V4, उसको क्या करना है, सबसे छोटे नंबर मतलब ये वाला जो नंबर है y वाला, उससे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास इस तरीके से डिजिट्स में नंबर आ जाएंगे। देखिए ये 2.001 इस तरीके से हो सकता है, पर कोई बात नहीं, आपको सिर्फ 2 3 लेना है, क्योंकि यार ऑब्वियसली यार एटम 001 थोड़ी ना होंगे, एटम तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 इंटीजर्स होंगे, राइट। तो 2 3 4 1 इस तरीके से आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है कि लिखना किस तरीके से है कि कार्बन आपके पास कितने आ गए, 2 आ गए, हाइड्रोजन आपके पास 3 आ गए, ऑक्सीजन आपके पास 4 आ गए एंड नाइट्रोजन आपके पास 1 आ गए, राइट। तो यही जो है क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है, स्क्रीन को मतलब वीडियो को रोक कर खुद से ट्राई करिए और फिर मेरे आंसर के साथ मैच करवाइएगा, ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, समझिएगा। कंपाउंड कंटेन्स 4.0% ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 24.27% ऑफ कार्बन, 41.65% ऑफ क्लोरीन। उसके बाद इसका मोलर मास गिवन है 98.96 ग्राम। व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो शुरू करें क्वेश्चन। देखिए पहले आपको सेम लास्ट बॉक्स की तरह चीजें लिख लेनी है। तो देखिए कार्बन का परसेंटेज कितना है 24.27, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 4.07%, क्लोरीन का कितना है 71.65%। उसके बाद हमें क्या लिखना था, एटॉमिक मास लिखना था, तो हमने अपना एटॉमिक मास लिख लिया सबका, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। उसके बाद हमें क्या करना है, जो अबंडेंस है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। तो देखिए कितना कितना आएगा, तो 24.27 को डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो आपके पास ये अप्रॉक्सीमेटली 2.01 आएगा, ठीक है। उसके बाद 4.07 को डिवाइड कर दीजिए 1 से, तो आपके पास ये आएगा 4.07 ही, ठीक है। उसके बाद 71.65 को 35.5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2.01, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऑब्वियसली ये और ये ही है, दोनों बराबर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट हम कोई भी ले सकते हैं इन दोनों में से, क्योंकि तो 4 है 4 है तो ऑब्वियसली बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट है उसको ले लेंगे। तो क्या करना है कि 2.01 मतलब जो ये वाला नंबर था उसको स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स 2.01 से डिवाइड कर देना है। तो 4.07, 2.01, उसके बाद 2.01 एंड 2.01 डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, हमें अप्रॉक्स लेना है, ठीक है, क्योंकि एटम्स जो है वो डॉट्स में पॉइंट्स में नहीं होंगे भाई, आधे अधूरे एटम थोड़ा ना होंगे, पूरा एक एटम होगा ना, इंटीजर के फॉर्म में होंगे, तो हमें पूरा नंबर लेना है। तो 1 2 एंड देन 1, राइट, ये हमारे पास आ गया। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, कार्बन कितने आ गए आपके पास 1, हाइड्रोजन कितने आपके पास आ गए 2 एंड क्लोरीन आपके पास कितने आ गए अगेन 1। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C1H2Cl1, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है C1H2 एंड Cl1। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको क्या चाहिए, कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चाहिए, याद आया कुछ, C6H6 बेंजीन, उसको वो कैसे बना था, जब हमने एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से इनटू कर दिया था, और 6 क्या था, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मींस अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए तो उसके लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, वो है क्या, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब बात आती है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकलेगा कैसे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा कैसे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा वाला, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, देखो ये वाला क्या था, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यही फॉर्मूला था शायद। तो देखो अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान हो गया। क्या करना है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फाइंड आउट कर लो, तो कितना आ जाएगा, ये कार्बन का 12 + 2 × 1 + 35.5, कितना आ गया ये 49.5 ग्राम। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है, देखो 98.96 ग्राम। तो एम्पिरिकल भी आ गया और मॉलिक्यूलर भी आ गया। और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एन क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो डिवाइड कर दो,
ठीक है, डिवाइड करने के बाद वो कितना आएगा 98.96 अपॉन 49.5। तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा। देखिए जो n जो होगा अगेन इट विल बी एन इंटीजर, इट विल बी एन इंटीजर, समझना। ऐसा नहीं भाई डॉट्स में तुमने निकाल लिया है, डेसिमल्स में निकाल दिया है, नहीं, इंटीजर होगा ये। अगर डॉट्स में होगा मीन्स डेसिमल्स में होगा तो कोई बात नहीं, उसका तुम्हें अप्रॉक्सीमेट ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2, ठीक है। अगली चीज, अब तो बहुत आसान हो गया यार, कैसे कि इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया CS2Cl और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया आपके पास 2, इनटू कर दो इसको, तो आपके पास कितना आ जाएगा C2H4Cl2। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। बहुत आसान था शायद करना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर से आप खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आंसर देखिएगा प्रैक्टिस के लिए, मेरे साथ मत करिएगा अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। पहले स्क्रीन को रोकिए, फिर खुद से अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखिए अगेन पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है हमें, कैलकुलेट द, फिर से एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया भाई साहब ने, ठीक है। और देखिए इसमें अगेन क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कोई बात नहीं, लिखा है यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है भाई। अगली चीज, अब देखिए इसमें रेशियो दे रखा है इनका, इस बार परसेंटेज अबंडेंस नहीं है, रेशियो है। और क्या क्या है वो 913.5, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया 913.5। और लास्ट में इन्होंने क्या बोला है और क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्सो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है। और मोलर मास जो उसका 108 ग्राम दे दिया है, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एलिमेंट्स हो गए, इनका रेशियो हो गया, उसके बाद यहाँ पर एटॉमिक मास लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, फिर रेशियो को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, बहुत सिंपल। तो देखिए 9 डिवाइडेड बाय 12, 1 डिवाइडेड बाय 1 एंड 3.5 डिवाइडेड बाय 14, सिंपल है। यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो अपने पास 0.75 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0.25 आ गया, ठीक है। अब फिर से आपको लोएस्ट नंबर लेना है तो ले लेते हैं भाई लोएस्ट नंबर। कौन सा लोएस्ट नंबर है, 0.25 लोएस्ट है, ठीक है। तो लोएस्ट हमने ले लिया। अब लोएस्ट नंबर से आपको क्या करना है, सबको डिवाइड कर देना है। तो देखिए 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 0.25 एंड देन 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25। तो कितना कितना आया, 3 आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 4, उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा 1, कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। तो 3 4 1, तो अब आप इंपेरिकल फार्मूला लिख लो, C3H4N1 आ गया इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है भाई। चलो बहुत खुश हो गए होगे कि भाई हमारा इतना सॉल्व हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चाहिए, मतलब n की वैल्यू चाहिए। और n की वैल्यू कैसे आएगी, अभी लास्ट ही किया था हमने, मॉलिक्यूलर मास को क्या करना है, हमें एम्पेरिकल मास से डिवाइड कर देना है, बहुत सिंपल है अब तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एम्पेरिकल फार्मूला, अब इसका निकाल लीजिए एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो कैसे निकलेगा, 12 × 3 + 4 × 1 + 14 × 1, कितना आ गया ये 54। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना था 108 ग्राम, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है यार। अब देखिए इससे क्या निकल जाएगा आपके पास, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग 108/54, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 2 आया, अब वो क्या आ गया, n की वैल्यू आ गई, तो क्या कर दो, n से इंटू कर दो, C3H4N1 × 2, तो कितना आ गया हमारे पास C6H8N2। बहुत आसान है शायद करना, ये भी आंसर निकल गया, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस काफ़ी हो गए, अब थोड़ा सा टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगले हम बात करने वाले हैं आइडल गैस इक्वेशन की। देखिए हम इसको यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्री में आगे यूज़ करने होने वाला है। अदरवाइज जो ये आइडल गैस इक्वेशन है वो स्टेट्स ऑफ मैटर में आएगी, वहाँ पर हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बट फिलहाल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जो है स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन में यूज़ होगा ये, ठीक है। तो देखिए जो आइडल गैस इक्वेशन है वो क्या होती है, कैसे लिखते हैं हम इसको, PV = nRT, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम = नंबर ऑफ मोल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है।
तो PV इज इक्वल टू nRT हमारे पास क्या है, आइडल गैस इक्वेशन है, ठीक है। तो P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, T फॉर टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट नहीं है, यहाँ पर केल्विन है यहाँ पर, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी केल्विन नहीं होगा क्वेश्चन में, मतलब दिमाग की घंटी उसी टाइम पर बज जानी चाहिए, नहीं वैसे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, समझ रहे बात है, यहाँ पर केल्विन में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। और आर की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, मतलब अकॉर्डिंगली जो आपके पास क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी होंगी लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, उसके हिसाब से आपको गैस कांस्टेंट की वैल्यू को यूज़ करना है। तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन हो गया, 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन हो गया, 0.082 लीटर एटम पर मोल पर केल्विन हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसका देखिए जो यूनिट ऑफ प्रेशर है वो क्या होती है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, राइट। यही होता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखिए उसी से क्या आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स मीन्स न्यूटन एंड एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, पास्कल भी बोल देते हैं, ऐसा यूनिट इसकी है, ठीक है। और क्या लिख देते हैं इसको हम, एटमोसफेयर बोल देते हैं, स्टैंडर्ड एटमोसफेयर, या फिर mm ऑफ SG, टॉर, बार, ये सारी जो यूनिट्स हैं वो प्रेशर की हैं एक्चुअली। और एक रिलेशन भी है सबके बीच में कि 1 एटमोसफेयर इज इक्वल्स टू 1.013 बार, या फिर 760 mm ऑफ SG या 760 टॉर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगेन आपको क्या करना है, स्क्रीन को मतलब वीडियो को रोकना है, क्वेश्चन करना है, फिर आंसर को देखना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारे पास प्रेशर गिवन है 10 पास्कल, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 1 मोल, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है। देखिए प्रेशर हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए, PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा, बहुत आसान है, PV इज इक्वल्स टू N/R, और विच इज इक्वल्स टू प्रेशर कितना है हमारे पास 10 है, और नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना 20 लीटर्स है, एंड नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 है, एंड R की वैल्यू 8.314 आ जाएगी। और ये सारी वैल्यू किस में आने वाली है, ऑब्वियसली केल्विन में आने वाली है, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा। तो 200/8.314, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर सपोज करिए हमारे पास क्या है, गैस है, ठीक है, कोई गैस है, उसको हमने क्या किया कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में भेज दिया। मैंने क्या बोला, कोई गैस है उसको हमने एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में भेज दिया, ठीक है। जब उसको भेजा तो देखिए जो पहला वाला कंटेनर C1 है वो छोटा है साइज में, मीन्स उसका वॉल्यूम क्या है, कम है, और जो दूसरा कंटेनर जिसमें हमने गैस को भेजा वो ज़्यादा है कंटेनर का साइज, ठीक है। तो V2 हमने मान लिया। वैसे उसका प्रेशर P1 है और इसका प्रेशर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर P2 है, T2 है, लेकिन जो गैस है वो उतनी की उतनी ही है, मतलब गैस में हमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब गैस को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ जो मोल्स हैं गैस के अंदर वो बराबर ही हैं, ठीक है। तो जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं यहाँ पर, जैसे आप परफ्यूम यूज़ करते हो, डीओ यूज़ करते हो, राइट। तो डीओ के केस में क्या होता है, डीओ के केस में क्या होता है कि अगर आप एक बार स्प्रे करते हो एक रूम पे, ठीक है, तब भी उतना ही होगा, और अगर सपोज करो रूम का एरिया बढ़ा देते हो, ठीक है, और फिर से उतना ही स्प्रे करते हो, तो क्या होगा, ऑब्वियसली रूम का बस एरिया बढ़ा है ना, लेकिन नंबर ऑफ जितने भी उसमें से एक बार में निकल रहे हैं मोल्स उस परफ्यूम के, वो बराबर ही बचेंगे ना यार, एक स्प्रे में उतने निकलेंगे ना। दूसरा एग्जांपल किस चीज़ का, अगरबत्ती का आता है, ठीक है, मतलब आपने 2 रूम लिए, एक का साइज बस इतना सा है, एक का बड़ा साइज है, तो अगर आप एक अगरबत्ती ले रहे हो तो यार वो एक छोटे से इस रूम में भी उतने ही मोल्स छोड़ेगी जितने इसमें छोड़ेगी, मतलब स्मेल वाले जो भी बोलते हैं हम लोग। तो ये मतलब है, मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो है बराबर रहने वाले हैं, बस प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो वो चेंज हो जाएगा P2 V2 T2 में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कांस्टेंट है, तो N1 N2 जो है वो इक्वल्स टू N मोल लिख सकते हैं हम लोग। और हमारे पास गैस इक्वेशन, मतलब हमारे पास जो आइडल गैस इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं
कि n मोल्स इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन RT1 और वैसे ही n मोल्स इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन R22, मतलब कंटेनर 2 के लिए कंटेनर 1 के लिए अलग अलग से आप लिख सकते हैं, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर कर दो। कंपेयर करने के बाद क्या होगा कि तो ये तो सेम ही चीज़ है, कट जाएगी, तो P1 V1 अपॉन RT1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन RT2, और बाद में यहाँ से RR भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू सेम रहती है, तो ये दो भी कैंसिल हो जाएगा। बस हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है जिसको हमने टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग टेम्परेचर T1। ठीक है, लेकिन याद रखना है हमें कि टेम्परेचर हमें किस में लेना है, केल्विन में लेना है, तो मतलब 273 प्लस 30 डिग्री, यही होगा ना। उसके बाद हमारे पास जो प्रेशर है वो कितना है, 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है 5 एटमॉस्फेयर उसका प्रेशर है, तो P1 हो गया ये। इन अ कंटेनर ऑफ 15 लीटर, तो यहाँ पर वॉल्यूम हो गई। ठीक है, एंड वॉल्यूम इज अलाउड टू एक्सपैंड एट 2 एटमॉस्फेयर, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, P2 हो गया। एट 40 डिग्री सेल्सियस, तो अगेन आपको क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है किस में, केल्विन में, तो 273 प्लस 40 डिग्री। तो लास्ट में आपको क्या करना है, कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, चेंज फाइंड आउट करना है, तो देखिए मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, चेंज मतलब क्या हो गया, चेंज मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखिए, चेंज मतलब हो गया कि V2 माइनस V1, चेंज मतलब V2 माइनस V1, मतलब पहले आपको V2 फाइंड करना है, उसके बाद उसे V1 से माइनस कर देना है, फिर आपके पास चेंज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है चेंज। ठीक है, वर्डिंग हमें ध्यान से पढ़नी है, यहाँ पर बोला है चेंज बताना है, हमें V2 नहीं बताना है, चेंज बताना है। ठीक है, तो आपको बहुत आसान है अब करना, कैसे, P1 V1 इज इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, जो भी हमने लास्ट देखा था। अब यहाँ पर वैल्यूज रख दो, 5 इंटू 15 अपॉन 273 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 2 इंटू V2 अपॉन 273 प्लस 40, राइट। और उसके बाद तो V2 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 45 इंटू 313 एंड 303 इंटू 2, और इसकी वैल्यू किस में आने वाली है, ऑब्वियसली लीटर में आने वाली है ये। तो आंसर जो है आपका आएगा 38.73 लीटर। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, चेंज फाइंड आउट करना है, तो कुछ नहीं यहाँ पर, तो वॉल्यूम जो है इज इक्वल्स टू V2 की वैल्यू आपके पास आ गई 38.73, और इसको माइनस कर दो V1 से, तो V1 आपके पास कितना था, 15 लीटर था, माइनस कर दीजिए, तो आपके पास चेंज आ जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 23.73 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली चीज़ हमारे पास आती है वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी आती है, तो वेपर डेंसिटी क्या होती है कि वेपर डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि सपोज करिए टेम्परेचर हमने क्या किया, हमें टेम्परेचर प्रेशर सेम रखना है, और उसी टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर किसी डेंसिटी किसी गैस की डेंसिटी जो है कुछ x है, और अपॉन हाइड्रोजन की डेंसिटी उसे हमें डिवाइड कर देना है। मैंने क्या बोला, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम रहेगा, उस सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर गैस x की डेंसिटी अपॉन हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी, उससे हमारे पास आ जाएगा वेपर डेंसिटी ऑफ x। ठीक है, एक बार फिर से देख लें, वेपर डेंसिटी ऑफ x क्या बोल दिया, वेपर डेंसिटी ऑफ x क्या हो गया हमारे पास, डेंसिटी ऑफ x एट सम टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसके ऊपर हमने x गैस को लिया था। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट कर लोगे, PV इज इक्वल्स टू NRT का यूज़ करके ये कैलकुलेशंस होते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको बाद में करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में आएगा। फिलहाल बस इसको आप डायरेक्ट देख लीजिए, इसका फॉर्मूला फिलहाल आप याद कर लीजिए। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस x क्या हो जाएगा हमारे पास,
मोलर मास ऑफ x अपॉन 2, मतलब इसी गैस का मोलर मास अपॉन 2। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी आ जाएगा। तो याद रखना है कि वेपर डेंसिटी ऑफ x इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ x अपॉन 2, या फिर मोलर मास ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये भी कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि इफ अ कंटेनर कंटेन्स एन अननोन गैस हैविंग वेपर डेंसिटी, देखिए यहाँ पर वेपर डेंसिटी गिवन है 40, वेपर डेंसिटी गिवन है 40 एट 300 केल्विन, मतलब टेम्परेचर भी गिवन है, एंड 2 पास्कल मतलब प्रेशर भी गिवन है, इन अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मतलब वॉल्यूम भी गिवन है। कैलकुलेट द मास ऑफ अननोन गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर। आपको क्या करना है, मास ऑफ अननोन गैस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आंसर निकालते हैं भाई। शुरू वैसे ही करेंगे हम लोग। कैसे, पहले बोला वेपर डेंसिटी जो है 40 है, तो जब वेपर डेंसिटी अगर 40 है किसी गैस की, तो उससे हमारे पास क्या आ सकता है, मोलर मास आ जाएगा, जो भी हमने पढ़ा यहाँ पर। देखिए पढ़ा ना अभी हमने यहाँ पर कि मोलर मास आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। तो वेपर डेंसिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ x अपॉन 2। तो मोलर मास कितना आ गया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो कर दो भाई यहाँ पर कितना आ गया, 2 इंटू 40 मीन्स कितना आ गया हमारे पास, 80 ग्राम्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर है, प्रेशर है और वॉल्यूम है, मतलब हमें क्या लगाना है यहाँ पर, ऑब्वियसली आइडियल गैस इक्वेशन लगानी है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो हमारे पास PV/RT की वैल्यू है, तो इसमें से n को एक साइड कर लो और PV अपॉन RT को लिख लो। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बहुत सिंपल है। देखिए अब आपके लिए करना बहुत आसान है, तो कुछ नहीं है, हमें यहाँ पर क्या निकालना था, मास निकालना था। तो मास इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, PV अपॉन RT इंटू मोलर मास। तो कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट कर लो। तो प्रेशर हमारे पास कितना था, यहाँ पर प्रेशर कितना था, 2 था, और वॉल्यूम हमारे पास कितना था, 10 था। मोलर मास हमारे पास कितना आ गया था, 80 आ गया था। और R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314। और टेम्परेचर हमारे पास कितना है, तो कितना था यार, 300 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर कितना था हमारे पास, 300 केल्विन। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आंसर किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो अगला टॉपिक है हमारे पास, इसमें क्या है, ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ। एक्चुअली जो ये लॉ है वो 2 साइंटिस्ट के नाम पे है, ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट के नाम पर है, लेकिन इसको हम डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी इसको थोड़ा सा हम इतना पढ़ लेते हैं ताकि हमें स्टॉकियोमेट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ क्या बोलता है कि एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 6.4। तो आपको ये फॉर्मूला जो है याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 6.4। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी 1 ग्राम और 1 kg बाय 1 डिग्री केल्विन। मतलब स्पेसिफिक बोला है यहाँ पर, मतलब हर चीज यहाँ पर स्पेसिफिक है, 1 ग्राम एंड 1 डिग्री केल्विन। तो डिग्री नहीं आएगा, 1 केल्विन आएगा यहाँ पर। तो हमने क्या बोल दिया कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मास या बॉडी बाय 1 केल्विन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन। तो एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 6.4। ठीक है, अगली चीज जो आपको यहाँ पर देखनी है वो है आइसोमॉर्फिज्म, कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, तो जो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी क्या होगी, सेम कंपोजिशन होगी। क्या बोला मैंने, सब्सटेंसेस जिनकी क्या होगी, सेम कंपोजिशन होगी। यहां पर सेम कंपोजिशन का मतलब क्या है कि उस सब्सटेंस के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम होंगे और एटम का पैटर्न भी सेम होगा। क्या बोल दिया मैंने, सेम कंपोजिशन का मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ एटम और उनका पैटर्न भी सेम होगा। ठीक है, तो एग्जांपल में देखिए KClO4 लिखा है यहाँ पर,
एंड KMnO4, मतलब देखिए यहाँ पर KClO4, मतलब पैटर्न एकदम सेम है और नंबर ऑफ एटम मीन्स 114 114, ये भी बिल्कुल सेम है। इसको हम क्या बोल देंगे, आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पर ग्रीन विट्रियोल एंड वाइट विट्रियोल का है। FeSO4 एक्चुअली ग्रीन विट्रियोल होता है, कॉपर सल्फेट वाला ब्लू विट्रियोल होता है, और जिंक सल्फेट वाला उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट विट्रियोल, ठीक है। तो यहाँ पर है FeSO4.7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड इधर है ZnSO4 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखिए Fe ZnSO4 SO4 7 7 H2O, मतलब यहाँ पर क्या है, सेम नंबर ऑफ एटम्स है और पैटर्न भी बिल्कुल सेम है। इनको हम क्या बोल देंगे, आइसोमॉर्फस बोल देंगे। अगला एग्जांपल देखिए कॉपर सल्फेट का है एंड मैग्नीशियम सल्फेट का है, तो ये भी क्या है CuSO4 MgSO4, तो ये भी आपस में क्या है, आइसोमॉर्फस है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को आप शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं आपसे यही बोलूँगी, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, रिवीजन पे फोकस करिए, बाकी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।